हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज के हमारे डेली करंट अफेयर को। और 17 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर हम डिटेल में समझ लेते हैं। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिएगा। इंटरेस्टिंग सेशन है, एंड तक देखिए, रिलैक्स होकर देखिएगा। पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी, वहां से आप ले लीजिए। और मॉक टेस्ट भी आप वहीं पर लगाइए डेली करंट अफेयर के। और आपके लिए सेल शुरू हो गई है, तो एक बार चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को। तब तक हम चलते हैं आज के हमारे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। देखिए, इस इंडेक्स की बात करें ना, तो एसएससी की एग्जाम में और स्टेट की सिविल सर्विसेज की एग्जाम में काफी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया जाता है इस आधार पर कि किस देश में भुखमरी कितनी ज्यादा है। ओके, भुखमरी का स्तर देखा जाता है, अलग अलग डायमेंशन होते हैं, जैसे कुपोषण कितना ज्यादा है बच्चों में, इसके अलावा बच्चों को न्यूट्रिशन मिल पा रहा है कि नहीं। तो ऐसे अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, इनके आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को तैयार किया जाता है। 2025 में इंडिया को इस इंडेक्स में 102वीं रैंक पर रखा गया है। 102 रैंक पर है इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में। यूरोप के दो एनजीओ हैं जो कि मिलकर इस रिपोर्ट को हर साल निकालते हैं। एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और एक है वेल्थ हंगर हिल्फ। ये दो एनजीओ है, कहां के? यूरोप के। एनजीओ के नाम आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स को आपको याद रखना पड़ेगा। तो इंडिया को 2025 में हंगर को मेजर करता है, इंडिया को 102वीं रैंक पर रखा गया। देखिए, स्कोर भी दिया जाता है, भारत को स्कोर दिया गया है 25.8। ये स्कोर है इंडिया का। आपको पता है, जितना कम स्कोर होगा उस देश में भुखमरी उतनी कम होगी और वो देश रैंक में उतना ज्यादा टॉप पर होगा। इंडिया को 25.8 स्कोर दिया गया। ठीक है, हंगर की स्थिति इंडिया में बहुत ज्यादा दयनीय है, ये रिपोर्ट बताती है। जितनी बेहतर रैंक होगी उतना हंगर उस देश में कम होगा, यह इंडेक्स इस बात पर जोर देता है। फूड सिक्योरिटी, अगर किसी देश का रैंक टॉप पर है तो मतलब फूड सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा बेहतर है। आपको पता है 2024 में जब इंडेक्स आया था ना, तब इस इंडेक्स में इंडिया को 105वीं रैंक पर रखा गया था। अब 102वीं रैंक पर रखा गया है। स्कोर है हमारा 25.8 और हम एक कैटेगरी होती है सीरियस कैटेगरी हंगर के मामले में, इसमें इंडिया को शामिल किया जाता है क्योंकि कैटेगरी में हमारा स्कोर यही बन रहा है। इस बार टोटल 123 देशों को रैंक किया गया और 123 देशों में इंडिया को 102वीं रैंक पर रखा गया। लास्ट ईयर से 3 रैंक का हमारा सुधार है। टॉप पर कौन सा देश है? तो टॉप पर है आर्मेनिया, सेकंड पर है बेलारूस और तीसरे पर है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। अब यहां पर देखिए 1 2 3 में रैंक नहीं दी जाती है, टॉप 25 होते हैं ना, तो उनको इस प्रकार से रैंक दी जाती है 1 से लेकर 25 तक। तो इस आधार पर यह रैंक किया गया। सबसे आखिरी रैंक पर रखा गया है सोमालिया को इस इंडेक्स में। देखिए, इंडेक्स में ऐसी कंट्रीज को रैंक दी जाती है जहां पर एक तो जिनका डेटा अवेलेबल हो और लो इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में जो शामिल होती है, तो वहां पर भुखमरी का स्तर नॉर्मली मापा जाता है। अलग अलग इंडिकेटर्स में एक चीज ये देखी जाती है कि भैया पॉपुलेशन में कुपोषण कितना ज्यादा है। इसके अलावा 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका वेट कम है या नहीं है, इस आधार पर देखा जाता है। 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका हाइट के हिसाब से वेट कम है क्या, तो इन चीजों पर जोर दिया जाता है। और 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर कितनी ज्यादा है, तो इस आधार पर तैयार किया जाता है। जिस देश में सारी चीजें कम होगी वो देश रैंक में सबसे ऊपर होगा। तो देखिए, जो स्कोर दिया जाता है ना, अगर किसी को 9.9 से अंदर स्कोर दिया जा रहा है मतलब वहां पर कुपोषण सबसे कम है ना। और उसके बाद जैसे जैसे स्कोर बढ़ता जाता है कुपोषण का स्तर भी उस देश में बढ़ता जाता है, मतलब रैंक गिरती जाती है। समझना, इंडिया को देखो, इसके बीच में इंडिया की स्कोर था, तो हम सीरियस कैटेगरी में इस इंडेक्स में शामिल किए गए हैं। तो 123 देशों में इंडिया को 102वीं रैंक पर रखा गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। इंटरनेशनल इंडेक्स से 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2 यूरोप के एनजीओ इसे हर साल जारी करते हैं। आगे आते हैं,
समुद्र शक्ति 2025 द्विपक्षीय अभ्यास भारत और किस देश की नेवी के बीच में आयोजित किया जा रहा है? नाम क्या है इसका? समुद्र शक्ति, एक नेवल एक्सरसाइज से। इसका आयोजन इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य में किया जाता है। इंडिया और इंडोनेशिया की जो नेवी है उनके बीच में कॉपरेशन को बढ़ावा देना, दोनों नौसेना के मध्य में सहयोग को बढ़ावा देना, मिलकर कोई भी ऑपरेशन को हम कर पाए सफलतापूर्वक। अगर कोई भी कंडीशन आती है दक्षिण हिंद महासागर में या फिर दक्षिण पूर्वी जो एशियाई समुद्री क्षेत्र है वहां पर अगर कोई कंडीशन आती है तो इंडिया और इंडोनेशिया मिलकर, इनकी नेवी मिलकर किसी भी प्रकार के ऑपरेशन को सफलतापूर्वक कर सके, इसीलिए समुद्र शक्ति जो नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। अभी ये 14 से लेकर 17 अक्टूबर तक, आज ये खत्म हो जाएगी। इसका आयोजन किया जा रहा है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, और इस बार इस नेवल एक्सरसाइज का 5th एडिशन है। इंडिया और इंडोनेशिया ये शुरू की गई थी। सबसे पहली बार इसका अगर स्टार्ट देखें तो 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। यहां पर सन एक बार क्लियर कर लीजिएगा, 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। समुद्र शक्ति 2025, ठीक है ना। 5th एडिशन इस बार इसका आयोजित किया जा रहा है, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आयोजन कहां पर हो रहा है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके पहले 2023 में यह साउथ चाइना सी में आयोजित किया गया था। इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य में समुद्र शक्ति नेवल एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। रिसेंटली जो नेवल एक्सरसाइज या अदर जो मिलिट्री एक्सरसाइज अभी हमने पढ़ी कुछ सेशन में, उनकी बात करें तो एक्सरसाइज कोकण हमने पढ़ी थी। इंडिया और यूके की नेवी के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। अभी ये इंडिया के वेस्टर्न घाट एरिया में जो समुद्री क्षेत्र है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। फिर इंद्र जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और रशिया के बीच में, इसका आयोजन राजस्थान में जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पर किया गया। एक ऑस्ट्रा हिंद 2025 इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह आर्मी एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित की गई। और एक इन रॉकन, इसकी हमने कल बात की थी, इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में बुसान नेवल हार्बर साउथ कोरिया में यह नेवल एक्सरसाइज आयोजित की गई। तो ये अदर एक्सरसाइज से इन पर भी एक बार नजर डाल लीजिएगा। चर्चित नाइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पर स्थित है? नाइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अधिकतर हमने आपको पता है पिछले कुछ सेशन में अरुणाचल प्रदेश के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पढ़े हैं, क्योंकि लगातार अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है ताकि पूर्वोत्तर भारत में जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा दिया जा सके। इसी क्रम में अभी एक और जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है अभी सुर्खियों में रहा, नाइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रस्तावित है। देखिए यहां पर जो स्थानीय लोग हैं ना इस डैम का काफी विरोध कर रहे हैं, तो इसीलिए लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में शियोम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, शियोम रिवर पर। और इसके लिए अभी जो लोकल्स है ना उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए 12 नवंबर को एक पब्लिक हियरिंग का आयोजन किया जाएगा वहां के एरिया में, ताकि वहां के लोकल की क्या प्रॉब्लम है उनको सुना जा सके और उनके जो भी सिफारिशें हैं, जो भी उनका प्रॉब्लम है उनको कंसिडर किया जा सके और नाइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को सेफली बनाया जा सके। तो अरुणाचल प्रदेश में शियोमी डिस्ट्रिक्ट में शियोम रिवर पर यह प्रस्तावित है। इसका निर्माण किया जाना है, अब इसका काम शुरू होगा, अभी केवल प्रस्तावित है। 1000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो 4966 गीगावाट पर आवर यह हर साल उत्पादित करने वाला है। तो 1000 मेगावाट कैपेसिटी का प्लांट है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है नाइंग, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। शियोम रिवर अरुणाचल प्रदेश में ही बहने वाली एक नदी है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसकी टोटल लंबाई, छोटी नदी है, 170 किलोमीटर देखने को मिलती है। तो इस रिवर पर नाइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यह बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। दिवाली की सेल के बारे में मैं आप सभी को बता चुका हूं कि आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 16 से लेकर 24 अक्टूबर तक दिवाली की सेल रहेगी। तो आपको सारे कोर्सेस काफी अफोर्डेबल प्राइस में, काफी अच्छे डिस्काउंट में अभी के लिए मिल जाएंगे। तो आप चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को। दोनों एप्लीकेशन के बारे में आप जानते हैं, क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन। और इसके अलावा आपको 100 आवर जीएस भी अभी काफी अफोर्डेबल प्राइस में यहां पर देखने को मिल जाएगा।
जीएस में जो कम स्कोर कर पाते हैं एग्जाम्स में, चाहे एसएससी हो, अदर एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, तो वो जीएस का ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर काफी अच्छी ट्रिक और कॉन्सेप्ट के माध्यम से पूरे जीएस के जो सब्जेक्ट है उनको कवर किया गया है। ठीक है, तो इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट दे दी है, और एप्लीकेशन को भी चेकआउट कीजिएगा, लिंक से आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। और एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, आप डेली करंट अफेयर की पीडीएफ ले लीजिए, आपको वहां पर मॉक टेस्ट आप लगा पाएंगे, काफी सारी फ्री पीडीएफ और कोर्सेज भी आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगे। तो चेकआउट कीजिए, आपके सेल का फायदा उठाइए, काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए अभी सारे कोर्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 2025 सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 2025 में अभी एक इंडेक्स आया है, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स। ये इस चीज को नापता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सा देश सबसे अच्छा कर रहा है, मतलब डेवलपमेंट भी कर रहा है, इकोनॉमिकल ग्रोथ भी हो रही है और इन्वायरमेंट को भी साथ में लेकर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट को लॉस होते जा रहा है, हानि होते जा रही है, इन्वायरमेंट बर्बाद होते जा रहा है और कोई देश डेवलपमेंट कर रहा है, ऐसा नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब फ्यूचर के लिए भी, जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी इन्वायरमेंट ध्यान में रखा जाए और उसके आधार पर डेवलपमेंट किया जाए। तो 2025 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स है, इसमें 30 देशों की इकोनॉमी को शामिल किया गया है और इसमें इंडिया को 23 रैंक पर रखा गया है। 30 देशों में इंडिया को 23वीं रैंक दी गई है सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में। यह एक हेनरिच फाउंडेशन है और एक इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी, ये दोनों मिलकर इस इंडेक्स को जारी करते हैं। 30 देशों की इकोनॉमी को, उनके ट्रेड में सस्टेनेबिलिटी का एनालिसिस किया गया है और इसमें इंडिया को रैंक दी गई है कौन सी? 23। सबसे टॉप पर रखा गया यूनाइटेड किंगडम, सेकंड पर न्यूजीलैंड और थर्ड पर है ऑस्ट्रेलिया। इंडेक्स में भारत 23वीं रैंक पर है। इंडिया को जो स्कोर दिया गया 100 में से वो 33.2 है। यहां पर स्कोर इतना काम का नहीं है, तो आप केवल रैंक याद करो। इंटरेस्टिंग ये है कि 2024 में जब ये इंडेक्स आया था ना, तब भी सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में इंडिया की रैंक 23वीं थी और इस बार भी हमने कंटिन्यू की है रैंक और अभी भी हमारी रैंक है 23वीं। डन। आईएमडी और हेनरिच फाउंडेशन मिलकर 2022 से इस रिपोर्ट को जारी कर रहे हैं, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स को। अब यहां पर आईएमडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट के लिए एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में देखने को मिलता है और यह 1990 में स्थापित किया गया था। और वहीं पर एक एनजीओ की तरह काम करता है हेनरिच फाउंडेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, जिसकी स्थापना 2012 में की गई थी। तो इन दो संस्थाओं के द्वारा सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स जारी किया गया। इंडिया को रैंक दी गई है कौन सी? 30 देशों की इकोनॉमी में इंडिया को 23वीं रैंक पर रखा गया। तख्ता पलट के बाद मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? कुछ सेशन पहले हमने मेडागास्कर को डिस्कस किया था, वहां पर नए पीएम अपॉइंट किए गए थे। अब मेडागास्कर में प्रॉब्लम यह था, एक दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी देश है ना, हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में देखने को मिलता है। वहां पर लगातार जेनजी प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा था क्योंकि करप्शन के गवर्नमेंट पे आरोप थे, काफी विवाद था, तो उसके कारण लगातार जब विद्रोह बढ़ा तो अब तख्ता पलट किया है वहां की आर्मी ने जनता के साथ मिलकर, और मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति माइकल रैंड्रियानिरीना, इनका पूरा नाम है, ठीक है। तो माइकल को मेडागास्कर का नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है, माइकल रैंड्रियानिरीना। थोड़ा सा नाम अलग है क्योंकि आप जानते हैं अफ्रीकी देशों में या फिर यूरोपीय देशों के लोगों के नाम थोड़े से अलग होते हैं। तो माइकल यहाँ के नए अंतरिम प्रेसिडेंट के रूप में हाल ही में अपॉइंट किए गए मेडागास्कर के। मैप पर आप इनकी लोकेशन देखेंगे ना, तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में इंडियन ओशियन में ये एक देश है मेडागास्कर। अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था कि देखिए यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो आंद्रे राजोलिना थे, हमने बात की थी, इनके खिलाफ ही प्रोटेस्ट है सारा। तो इन्होंने क्या किया कि अपना नया एक पीएम अपॉइंट कर दिया था जो कि आर्मी चीफ था वहां का, आर्मी जनरल रुपिन जाफिसाम्बो, ये मेडागास्कर का आर्मी जनरल था। तो इन्होंने क्या किया, आंद्रे राजोलिना ने, कि आर्मी जनरल को अपना पीएम बना दिया और बोला कि तुम कंट्रोल करो और दमन करो, रोको इस प्रोटेस्ट को। अब हुआ यह है कि प्रोटेस्ट तो खतरनाक
था ही, वहां की जो लोकल आर्मी है उनकी, उन्होंने भी जनता का साथ दिया और अब फाइनली प्रेसिडेंट को ही, आंद्रे राजोलिना को ही उनके पद से हटा दिया। और इनके बाद अब माइकल रेड्रियानिरीना ये नए प्रेसिडेंट बने हैं, किसके, मेडागास्कर के। पीएम भी नए और प्रेसिडेंट भी नए। ओके, तो इंडियन ओशन में एक आइलैंड कंट्री है, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, दक्षिण पूर्व में एक आइलैंड कंट्री है अफ्रीका के साउथ ईस्ट में। इसकी कैपिटल देखें तो अंतानानारिवो इसकी कैपिटल है। माइकल इसके अंतरिम प्रेसिडेंट हो गए और पीएम बने हैं रुफिन फॉर्चुनेट जाफी सांबो। ये भी कुछ समय पहले ही, अभी एक हफ्ता हुआ होगा हार्डली इनको अपॉइंट हुए। तो ये दोनों बदल गए, पीएम और प्रेसिडेंट। तो मेडागास्कर की लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंडियन ओशन में एक आइलैंड कंट्री। आपको पता है दुनिया का 4th लार्जेस्ट आइलैंड है मेडागास्कर और 2nd लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री भी है। आगे चलिए, हाल ही में किस खनिज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेजर मिनरल घोषित किया है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर है ना, इसको मेजर मिनरल घोषित किया है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्रकार के खनिज को 3 स्टेटस देती है नॉर्मली। एक होता है मेजर मिनरल, एक होता है माइनर मिनरल और एक होता है एटॉमिक मिनरल। जब मेजर मिनरल का किसी खनिज को स्टेटस दिया जाता है तो उसको कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल में मिनिस्ट्री इसको कंट्रोल करती है। लेकिन माइनर मिनरल में क्या होता है कि स्टेट इस पर कानून बना सकता है और स्टेट माइनर मिनरल्स को रेगुलेट कर सकता है। अभी हम बात करेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी लाइम स्टोन को मेजर मिनरल के रूप में क्लासिफाई किया है, मेजर मिनरल का दर्जा दिया है। अब सरकार एक एक्ट है, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957, इसके अकॉर्डिंग रेगुलेट करेगी लाइम स्टोन को, चूना पत्थर को। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया है ताकि चूना पत्थर का सही तरीके से यूज किया जा सके, इसका जो बिजनेस है, जो इसका एक्सपोर्ट है, उसको ढंग से बढ़ाया जा सके और इसके खनन में भी हमको मदद मिले। इसलिए इसको मेजर मिनरल का हाल ही में दर्जा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। देखिए, मेजर मिनरल ऐसे मिनरल जो कि भारत के डिफेंस, इंडस्ट्रीज, एरोस्पेस, एनर्जी सेक्टर में नॉर्मली इंपॉर्टेंट होते और यहां पर इनका यूज किया जाता है। भारत सरकार इनको रेगुलेट करती है, जैसे आयरन हो गया, कोल हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब मेजर मिनरल है। माइनर मिनरल की बात करें तो लोकल यूज और कंस्ट्रक्शन के लिए इनका यूज किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसे रेगुलेट किया जा सकता है। जैसे मार्बल हो गया, स्लेट हो गया, सैंड हो गई, ये सब काय में आते हैं, ये माइनर मिनरल में आते हैं। और तीसरा एटॉमिक मिनरल की बात करें तो वो एटॉमिक एनर्जी के रूप में सेंट्रल ही उनको रेगुलेट करता है। वो एटॉमिक एनर्जी के कामों में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, तो उनको सेंट्रल रेगुलेट करता है। ठीक है, तो लाइमस्टोन को पहले अभी एंड यूज कैटेगरी में शामिल था, एक और कैटेगरी होती है, पर इसमें यह शामिल था और अब इसको मेजर मिनरल कैटेगरी में शामिल किया गया है। देखिए, भारत में इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन, अब इसके द्वारा रेगुलेट किया जाएगा चूना पत्थर को, क्योंकि सेंट्रल के हाथ में अब इसका कंट्रोल है। इससे यह होगा कि चूना पत्थर की माइनिंग ज्यादा स्केल पर की जा सकेगी, इसके एक्सपोर्ट को भारत में बढ़ावा दिया जा सकेगा। हालांकि गवर्नमेंट से ही अब सबको परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले स्टेट लेवल पर भी स्टेट गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती थी, पर अब अगर इसका खनन करना है, लार्ज स्केल पर माइनिंग करना है, तो इसकी गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो मेजर मिनरल की कैटेगरी में डाला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसे, लाइमस्टोन को। आगे आइए, मेजर मिनरल 50 साल तक के लिए नॉर्मली लीज पर दिया जाता है और माइनर मिनरल नॉर्मली स्टेट उसको रेगुलेट करता है, तो ये स्टेट के अकॉर्डिंग इस पर डिसीजन लिया जा सकता है और मेजर मिनरल पर फिक्स हो जाता है कि 50 साल तक लीज पर दिया जाएगा। लाइमस्टोन इसे कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। काफी सारी चीजों में इसका यूज होता है, सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर, ग्लास के निर्माण में, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, इनमें चूना पत्थर का काफी यूज किया जाता है। आप सभी को पता है, बहुत ही नॉर्मल मिलने वाला मिनरल है। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया? तो सेंट्रल की एक पीएसयू थी अभी तक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसका नाम है हिंदुस्तान शिपयार्ड। शिप निर्माण क्षेत्र में काम करने वाली गवर्नमेंट की कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयू है।
इसको हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। देखिए हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, 3 प्रकार के स्टेटस सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कंपनी को देती है गवर्नमेंट सेक्टर की। एक होता है मिनी रत्न, एक होता है नवरत्न और एक होता है महारत्न। इनमें से हिंदुस्तान शिपयार्ड को मिनी रत्न स्टेटस दिया गया है। अभी तक ये केवल एक पीएसयू थी, अब मिनी रत्न का स्टेटस मिला। देखिए क्या होता है ना, फाइनेंशियली फ्रीडम होती है जैसे जैसे बढ़ता जाता है ना, उसके काफी सारे क्राइटेरिया है वैसे, लेकिन एक फाइनेंशियल कि किसी भी कंपनी का, गवर्नमेंट की जो कंपनी है उसका टर्नओवर कितना है, शुद्ध लाभ कितना है, तो उस आधार पर इनको 3 स्टेटस दिए जाते हैं, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। उसके अलावा भी काफी क्राइटेरिया होते हैं, इसलिए हम डेप्थ में नहीं जा रहे। तो समझ लेना 3 जो कैटेगरी डिवाइड की गई है सेंट्रल की जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनके लिए, ये एक क्राइटेरिया है अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर। महारत्न ये सबसे बड़ी कंपनी है, फाइनेंशियली सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट। फिर नवरत्न आती है, मिड टीयर की कंपनी, आप इसको मान लो। मिनी रत्न से ज्यादा अथॉरिटी होती है, ऑटोनॉमी होती है, लेकिन महारत्न से कम इसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। और तीसरे पर सबसे नीचे आती है मिनी रत्न कंपनी। मिनी रत्न, नवरत्न और ऊपर है महारत्न। मिनी रत्न में भी 2 कैटेगरी होती है अलग अलग, ये सबसे छोटी पीएसयूज होती हैं, इन पर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग की क्षमता कम होती है। अभी इंडिया में 14 महारत्न कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल भेल, बीपीसीएल, है ना, ये 26 नवरत्न कंपनी देखने को मिल जाएगी, बीईएल जैसी, आईआरसीटीसी जैसी, नाल्को जैसी, और इसके अलावा 73 मिनी रत्न कंपनी इंडिया में देखने को मिल जाएगी। हिंदुस्तान शिपयार्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, मिनी रत्न का दर्जा मिला, शिप निर्माण के क्षेत्र में काम करती है। 1941 में इसकी स्थापना की गई और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, जिसे राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी कहा जाता है, इसका खिताब किसने जीता है? 30 सीनियर विमेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, इसका खिताब जीता है 2025 में मणिपुर ने। इसे ही कहा जाता है राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी, है ना, सीनियर महिला नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है। तो इसका खिताब मणिपुर ने अपने नाम किया है। मणिपुर ने फाइनल खेला वेस्ट बंगाल के साथ और वेस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर यह खिताब जीता। 4 सितंबर को ये शुरू हुआ था, 15 अक्टूबर को ये खत्म हुआ है। चैंपियनशिप को ही राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है, सीनियर विमेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप को। इस बार ये 30वां एडिशन था। मणिपुर विनर हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया यहां पर रनर अप। अब इंटरेस्टिंग यह है कि लास्ट ईयर 2024 में भी इसका खिताब मणिपुर ने ही जीता था और इस बार भी इसका खिताब मणिपुर ने ही जीता है। विमेंस के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट है, सभी स्टेट की टीम यहां पर फुटबॉल की विमेन जो टीम है सीनियर वो पार्टिसिपेट करती है। हर साल आयोजित किया जाता है, 1991 में इसे शुरू किया गया था। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जो कि भारत में फुटबॉल को गवर्न करने वाली बॉडी है, इसका आयोजन करवाता है। 2025 में विनर मणिपुर और 2024 में भी विनर कौन था? मणिपुर। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 1937 में स्थापित और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में देखने को मिलता है। प्रेसिडेंट इस संस्था के कल्याण चौबे हैं वर्तमान में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अपना स्थापना दिवस हर साल कब मनाता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 1984 के आसपास जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था ना, तो उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी टेररिज्म से लड़ने के लिए। एनएसजी की, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, यह भारत में होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत भारत का एक अर्धसैनिक बल है। इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है हर साल 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। ठीक है, तो इस बार नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का 41वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया, 41वां फाउंडेशन डे। 16 अक्टूबर 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। अभी भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने हरियाणा में इसके स्थापना दिवस पर स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर का इनॉग्रेशन किया है। हरियाणा में एनएसजी का यह नया ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर है। तो हमारा क्वेश्चन एनएसजी की स्थापना से ही है, क्योंकि यह 16 अक्टूबर को मनाया गया 41वां स्थापना दिवस। एनएसजी आर्म्ड पुलिस फोर्स है सेंट्रल का। ठीक है, 16 अक्टूबर 1984 में स्थापना, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर और इसके डायरेक्टर जनरल
भृगु श्रीनिवासन वर्तमान में है बी श्रीनिवासन, इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर है। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत एनएसजी काम करता है। लास्ट क्वेश्चन, गोमती पुनर्जीवन मिशन किस राज्य में शुरू किया गया? गोमती रिवर का बहाव क्षेत्र कहां है? यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो गोमती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए गोमती पुनर्जीवन मिशन की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश में गोमती रिवर में जो 95% जो अर्बन सीवरेज मिलता है उसे मैनेज करना, उसे रोकना, गोमती बेसिन को पूरा कवर करना और इसे वापस पुनर्जीवित करना, यह उद्देश्य है गोमती पुनर्जीवन मिशन का। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे यूपी में लॉन्च किया है। तो गोमती नदी में नेचुरल फ्लो को रिस्टोर किया जाएगा, उसका जो बहाव क्षेत्र है वापस लाया जाएगा। 95% जो अर्बन सीवरेज जो गोमती नदी में मिलता है उसको मैनेज किया जाएगा, ट्रीटमेंट प्लांट में उस पानी को फिल्टर किया जाएगा और उसके बाद गोमती नदी में छोड़ा जाएगा ताकि गोमती नदी को पुनर्जीवित किया जा सके। ठीक है, इसके आसपास जो एकाना वेटलैंड और साजन लेक वेटलैंड है इनको भी पुनर्जीवित किया जाएगा, ये बनाए जाएंगे यहां पर और गोमती नदी को वापस पुनर्जीवित करने का मिशन रखा गया है उत्तर प्रदेश में, गोमती पुनर्जीवन मिशन। वैसे गोमती रिवर यूपी में बहती है तो आपको नाम से समझ में आ जाएगा। हाँ, गोमती किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गोमट ताल से इसका उद्गम होता है, दक्षिण की ओर 960 किलोमीटर बहते हुए गंगा नदी में आकर मिलती है। यूपी की सबसे प्रदूषित नदियों में गिनी जाती है गोमती। ठीक है, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। डन। तो यहां पर 17 अक्टूबर के हमारे करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं, एक बार क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर तक बढ़ाया है। भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280 में किया गया है, 280 में। फिर चर्चित कीरू जल विद्युत परियोजना कहां पर है? तो यह जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। विश्व खाद्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस। चर्चित थीटू द्वीप कहां स्थित है? यह साउथ चाइना सी में है, जिसको लेकर विवाद काफी देशों के बीच में है। हाल ही में रवि नाइक का निधन हो गया, किस देश के ये सीएम रह चुके हैं? तो ये गोवा के सीएम के रूप में काम कर चुके हैं। भारत को 7वीं बार मानवाधिकार परिषद का सदस्य कब से कब तक की अवधि के लिए चुना गया? तो यह चुना गया 2026 से 2028 तक के लिए। फिर फिक्की के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? ये नियुक्त किए गए अनंत गोयनका। WTI के वन रक्षक प्रोजेक्ट को 25 साल पूरे हुए हैं। यह परियोजना कब शुरू हुई थी? यह शुरू हुई थी सन 2000 में। दुनिया का पहला वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया यूनेस्को के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन था हमारा कल, पहली बार आयोजित किया गया इन रॉकन द्विपक्षीय अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया इंडिया और साउथ कोरिया के मध्य में। ठीक है, तो ये हमारे कल के सेशन के करंट अफेयर हो गए, डिटेल में हमने डिस्कस किए थे, रिवाइज कर लिए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी ले लेते हैं। जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वो जहाज थोड़ा सा ऊपर उठता है। पानी में हवा का बुलबुला जो है वो अवतल लेंस है ना, कॉनकेव लेंस के रूप में या इसकी भांति व्यवहार करता है। इकोनॉमिक्स का नोबेल शुरू किया गया था 1968 में और पहली बार दिया गया 1969 में। ठीक है, शुरुआत पूछी थी तो 1968। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर है। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम क्या है? फिर हवा में निलंबित सूक्ष्म ठोस कणों या तरल बूंदों को क्या कहा जाता है? कृषि भूमि को कुछ वर्षों तक बिना जोते छोड़ना किसके नाम से जाना जाता है? तो ये 3 क्वेश्चन नोट करो, आराम से पॉज करके देख लो, कमेंट में आंसर कीजिएगा, सेशन को लाइक और शेयर करके जाइएगा, एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, आपके लिए वहां पर आप कोर्स को सभी को चेकआउट कीजिएगा। आपके लिए जो डेली करंट अफेयर की PDF है वो भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसे कलेक्ट कीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे कल के करंट अफेयर में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।